सबसे पहले नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हमारे सामने कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह वो क्या है? बुध है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? तो जो असम में एक क्या है अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा, असम में पड़ता है और ये क्या है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, कौन सा अभ्यारण्य? काजीरंगा। कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको जो शपथ दिलाने का काम करता है वो कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है आप सभी जानते हो कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? जो इसका साइज है ना, जो इसका आकार है वो पृथ्वी की जितना ही बड़ा है। ओके, राइट। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे बोलते हैं, और बोलता है कि कहाँ से गुजरती है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं कि किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है अफ्रीका से आपके। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो जो ये स्वेज नहर है ना, ये क्या करती है कि भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को क्या करती है? आपस में कनेक्ट करती है। तो कौन सा नहर है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये पूछता है कि ऐसा कौन सा नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ता है? तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें तैयार रहना है, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वेज नहर है वो क्या करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में 2 सागरों को जोड़ती है। राइट। नेक्स्ट क्या है कि विश्व में सबसे गहरी खाई जिसका नाम क्या है? द मारियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है ना, मतलब स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई जिसे हम बोलते हैं द मारियाना ट्रेंच। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ये स्थित है। राइट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्या दिया है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोनों क्या है कि एक ही राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य है? वो राज्य है कर्नाटक। राइट। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त? अब ये जो दिया है ना सेवानिवृत्त, इसका मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब रिजाइन दे देना ना, मतलब हट जाना, पद को छोड़ देना, तो उसे क्या बोलते हैं? सेवानिवृत्त बोलते हैं। राइट। तो उसका क्या हो जाएगा? देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा कि कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। राइट, ये हमें ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान देना। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु क्या बनाई गई है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। तो अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। किसका? केवल लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर कोई पर्सन है ना, अगर वो एक राज्यसभा का क्या है मेंबर है, तो उसका जो मिनिमम एज होना चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए?
मिनिमम 30 ईयर, 30 साल होनी चाहिए अगर वो क्या है, राज्यसभा का सदस्य है, राइट। उसके बाद क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मार्क करिएगा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना, वो अपना जो त्यागपत्र है ना वो देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है ना। अपने से थोड़े से नीचे डाउन कर देते हैं, ठीक ना, ताकि वो उसका पद ग्रहण कर सके, अगर वो पॉसिबल है तो वो उस पद को ग्रहण कर सके, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जी तो जब हमारा भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय क्या हुआ था कि जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलकर। क्या है, गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक ना। उसके बाद क्या है 15 नंबर, भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो भारत के संसद के 3 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला राष्ट्रपति है, दूसरा लोकसभा है, और जो तीसरा है आपका लास्ट राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, भारत की जो संसद है ना उसके 3 अंग हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या 16 क्या है कि लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष करते हैं। 17 क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने समय के भीतर जारी करनी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए, तो वहां पे क्या दिया है, 6 महीने के भीतर जो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है वो हो जाती है, ठीक है। 18 क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो करते हैं राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने के लिए कौन अधिकृत है, तो कौन हटा सकता है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने के लिए कौन अधिकृत है, तो वो जो काम है हटाने का ना एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, वो काम है राष्ट्रपति का, ठीक है, ये उसको सिर्फ हटा सकते हैं, राइट। उसके बाद 20 नंबर क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो उनका टाइम होता है, कार्यकाल होता है, उनका क्या होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या क्या हो, 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या तो वो 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष की आयु तक हो, ठीक ना, जो भी पहले हो, राइट, समझ गया ना, ठीक। उसके बाद दिया 21 क्या है कि चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनाव जो आयोग है उसके प्रमुख की नियुक्ति वो करते हैं, राइट। उसके बाद 22 नंबर क्या है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है, तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 40 की, तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना उसमें पंचायती राज की स्थापना के बारे में जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो दिया गया है। कौन से आर्टिकल है, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, पंचायती राज का जो एस्टेब्लिशिंग है वो क्या है, दिया गया है, आर्टिकल 40, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, तो भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछा है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो बोलते हैं फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, ठीक ना, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 51 क, ठीक ना। देखिए जो भी आर्टिकल होता है ना, तो आर्टिकल में क्या होता है 51 क ख ग घ अंगा, तो इस टाइप से करके होता है, या तो वहां पे दिया रहेगा क ख ग, या तो आपको दिया रहेगा इंग्लिश में ABCD, ठीक ना, तो इस टाइप से होता है अनुच्छेद। उसके बाद क्या है 25 वाला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है, तो जो धन विधेयक है ना उससे कौन संबंधित है, अनुच्छेद 110, ठीक है। अगर देखिए अब जो ये आर्टिकल 110 है ना, अनुच्छेद 110 है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ट्रिक समझे या फिर कुछ और। तो अनुच्छेद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 110 की,
सॉरी, मैं यहाँ पे एक नया पेज लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 110 की, तो ये जो है वो क्या है, वो धन विधेयक से क्या है, संबंधित है। राइट, क्या है, धन विधेयक से ये संबंधित है। राइट, अगर ये धन विधेयक से संबंधित है तो इसको मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा, तो आप कहेंगे सर ये मनी बिल है ना। मनी बिल को क्या बोलते हैं, धनी विधेयक। राइट, अब ये जो हमें 110 दिया गया है ना, 110 दिया गया है, अगर मैं इसको अगर एम बना दूं कुछ इस टाइप से, तो ये बन जाएगा ना आराम से। मैं आपको फिर दिखाता हूँ करके, एक मिनट। ठीक है, एक में ऐसे कर दिया पार्ट और एक में ऐसे कर दिया, तो ये एम बन गया, और ये जीरो को आप ओ मान लो, तो MONEY आप अपने से ऐड कर देना। राइट, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मनी। मनी मतलब क्या हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हो, धन विधेयक हो जाएगा। तो इस टाइप से जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 का, जो कि धन विधेयक से संबंधित है, वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा संशोधन हुआ है जो कि भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसे बोलते हैं 42 अमेंडमेंट। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि इसको हम लघु संविधान जिसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद है, सॉरी अनुच्छेद नहीं, कौन सा संशोधन है, तो वो हमारा संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है 27, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, जो अर्थशास्त्र के जनक है ना, एक तो भैया एडम स्मिथ है, ठीक है, और एक और अर्थशास्त्र के जनक है जिसे बोलते हैं आप कौटिल्य बोल लो, चाणक्य बोलो, चाहे आप उनको बोलो विष्णुगुप्त बोल लो, ठीक ना, ये उनके 3 नाम है। तो ये वाला जो अर्थशास्त्र है ना, इसके बारे में क्या हुआ है कि इसके बारे में जो देश से संबंधित इशू हैं वो दिया गया है ना, जैसे कि देश की स्थिति कैसी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है ना, आयात कैसे होता है, निर्यात कैसे होता है, जो भारत का GDP है, ये सब जो दिया रहता है ना, ये सब जो दिया रहता है, जो भारत का GDP होता है, भारत का ना, ये सब आयात निर्यात, तो ये सभी जो दिए होते हैं वो किस में दिए होते हैं, अर्थशास्त्र में दिए होते हैं। एक और होता है अर्थशास्त्र जिसके बारे में, जो राजनीति के बारे में दिया होता है ना, अबाउट पॉलिटिक्स। तो ये हो गया डिफरेंस। ऐसा अर्थशास्त्र जो क्या हो, कंट्री से संबंधित हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी खोज कौन किया है, उसका जनक कौन है, एडम स्मिथ जी हैं। और एक और होता है अर्थशास्त्र जी ना, जिसमें क्या होता है आपका राजनीति से संबंधित दिया होता है, तो उसके जो खोज करता है, कह सकते हैं जनक, तो वो कौन है, वो है कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये उनका जो 3 नाम है ना, वो उनका सेम नाम है ना, चाहे आप उन्हें चाणक्य कहो, चाहे आप उन्हें कहो विष्णुगुप्त, चाहे आप उन्हें कौटिल्य कहो। राइट, ये उनका एक नाम है। राइट, तो ये डिफरेंस हो गया। तो 2 टाइप के अर्थशास्त्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर कहीं भी कौटिल्य हो तो आपको ये नहीं देगा, तो अगर कौटिल्य हो तो आपको ये भी नहीं दे सकता है। राइट, तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। राइट, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान था वो सबसे पहले कौन लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। तो अगर मैं इनको बात करूं तो इनको और क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष। क्या बोलते हैं, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं इनको। राइट, तो इनको ये इनका एक नाम से और है, वयोवृद्ध पुरुष। किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। राइट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप समझ सको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट 29 वाला, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है। तो जो रेपो रेट होता है और जो रिवर्स रेपो रेट होता है और बैंक रेट होता है, तो इन्हें तय करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। राइट, कब हुई थी भैया, 1935 में भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करिएगा बहुत ध्यान से। तो जो भारतीय, ये क्वेश्चन क्या हुआ कि बहुत बार रिपीट हो चुका है,
तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो किस प्रकार की है? तो मैं बात करूं कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो हमारा भारत है ना, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है हमारा भारत, राइट। उसके बाद 31 क्या है कि प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, ठीक है, किसके दौरान दिया गया था, ठीक ना। तो हमसे अब क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो जिसमें क्या दिया गया था? आपको एक प्रकार का नारा दिया गया था, जिस नारे में क्या बताया गया था? गरीबी हटाओ ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना में शामिल है? तो आप कहेंगे सर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो कब है? 1974 से लेके 1979 तक। अब जाहिर सी बात है, जब 5वीं है, जब इसका नाम पंचवर्षीय है, तो ये 5 वर्ष का होगा भैया, मतलब 5 साल का। आप देख सकते हो 74 से 79, दैट्स मीन यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, राइट। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, 32। हर्टज किसकी एसआई इकाई है ना, मतलब वही यूनिट क्या है? तो अगर मैं बात करें जो हर्टज है ना, हर्टज वो इकाई किसकी है? आवृत्ति की ना, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी का जो इकाई होता है वो क्या होता है? हर्टज होता है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? 33 वाला, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है ना, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल रेजिस्टेंस। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो ओम का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, आप सभी जानते हो ये ओम है, ठीक है ना। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 34 वाला, एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का माप है, राइट। 35 क्या है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र। तो जो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोनार। तो भैया ये जो सोनार है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म अगर बात करूं, क्या दिया गया है? सोनार, SONAR। तो कहोगे सर एस से हो जाएगा साउंड, सर एन से हो जाएगा नेविगेशन, ठीक है। और सर ये ए से हो जाएगा एंड, और ये सर जो ये आर दिया हुआ इसका मतलब हो जाएगा रैंगिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? रैंगिंग, ठीक है, भूलना नहीं आप। साउंड क्या हो जाएगा? ओ से साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। तो ये होता है फुल फॉर्म सोनार का, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 36 वाला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर, ठीक ना, ओडोमीटर नापता है ना, आप कितनी दूरी जा रहे हो, कितनी दूरी चल रहे हो ना, ये कौन बताता है? तो ओडोमीटर। ये क्या होता है कि कार्स में, बाइक्स में, जितने भी आपके व्हीकल हैं उसमें ये लगी होती है, राइट। उसके बाद देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो जो ये हाइग्रोमीटर है ना, इसको हम किससे नापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता आप पढ़े होंगे क्लास 10th में है, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर के उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा जो चालकता है ना, वो क्या होता है? वो चांदी, सिल्वर है, सबसे अच्छा चालक है ना। सबसे इसमें क्या होता है कि विद्युत का जो फ्लो होता है, जो विद्युत के इलेक्ट्रॉन है करंट के, वो क्या होते हैं? चांदी में बहुत फास्ट फ्लो करते हैं और बहुत ही स्मूथली वे फ्लो करते हैं, किसमें? सिल्वर में। तो इसलिए चांदी को क्या माना गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालकता, ठीक ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्या हो जाएगा? सिल्वर। 39 क्वेश्चन क्या है कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये सीधी सी बात है कि अपरिवर्तन है ना। क्या है? अपवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्शन बोलोगे, ठीक ना। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, वो क्या है? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, क्वेश्चन नंबर 40। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना ना, इसे बोलते हैं ग्लिटरिंग ऑफ स्टार्स ना, तारों का टिमटिमाना
मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो ये सबसे बड़ा जो कारण होता है जिसमें आसमान में जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टिमटिमाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। 41 क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा AC, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, को दिष्ट धारा DC मतलब डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, ठीक है। एक होती है AC जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब जाहिर सी बात है कि भैया जो अल्टरनेटिंग पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है कि मैथ में जो अल्टरनेट एंगल होता है कुछ इस टाइप से होता है, ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो फ्लो का जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस टाइप से होता है कि एक चार्ज यहाँ पे रहेगा और तो एक यहाँ पे जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे करंट चला जाएगा ऐसे, राइट। तो ये होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया गया कि प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिंग करंट दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, दिष्टकारी, जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और जो रेक्टिफायर उसका काम क्या होता है, AC टू DC कन्वर्टिंग, ठीक है। AC टू DC जब कन्वर्ट करते हैं तो वी यूज द डिवाइस लाइक एज दिष्टकारी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे रेक्टिफायर बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हमारे सामने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान क्या होते हैं, जो द्रव्यमान की संख्या होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, लेकिन समान रासायनिक गुण केमिकल जो क्वालिटी है प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या है, आइसोटोप, देखो आइसो का मतलब सेम होता है, अगर मैं टोप्स की बात करूं तो आप मान लो एटॉमिक नंबर, राइट। तो सेम एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक क्या होता है वो सेम होता है, और जब परमाणु क्रमांक सेम हो जाएगा तो आपका जो परमाणु द्रव्यमान है, जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ मैं याद कर सकता हूँ, जैसे आपको मान लो आपका जो हाइड्रोजन है, अब आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, तो हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, ये सब हाइड्रोजन के क्या हैं, भाई बहन है। हाइड्रोजन के क्या हो गए, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, तो ये सब क्या है, आइसोटोप है किसके, हाइड्रोजन के। तो ये होता है, इसमें आइसोटोप में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ना, परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ पे जो परमाणु भार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तब उससे जाके क्या बोलेंगे, हम आइसोटोप बोलेंगे। सब हिंदी में क्या बोलते हैं, समबार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जो परमाणु सिद्धांत है ना, जो एटॉमिक डिस्कवरी है, एटॉमिक डिसिप्लिन बोलेंगे, जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन। क्या नाम है, पूरा नाम जॉन डाल्टन, राइट। 44 नंबर देते हैं, क्या है 44 है कि किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद देते हैं 45 क्या है कि LPG, इसको बोलते हैं तरलिखित पेट्रोलियम गैस, आप इसे बोल सकते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का फुल फॉर्म हो गया ये। तो इसमें जो LPG में प्रमुख घटक क्या है, जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, तो आप कहोगे सर ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन है, एक टाइप की गैस होती है। और ये भी आप जान लो कि LPG में क्या होती है, जो आपको जो स्मेल आती है ना LPG की, वो उसमें स्मेल होती नहीं है, राइट। एक्चुअली में क्या होता है कि जो LPG है ना, उसमें LPG में स्मेल नहीं होता है, वो ऐसे इसमें स्मेल ही नहीं करती है, उसमें कुछ अलग से स्मेल करने वाला मिलाया जाता है, ताकि अगर कहीं भी गैस अगर लीक हो तो हमको स्मेल के जरिए जो भारी स्मेल आती है गैस की, उससे हम लोग जान सकें कि यहाँ पे लीक हो रहा है, यहाँ पे गैस निकल रहा है, तो हम उसको जाके पहले से हम अलर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि LPG में कुछ अलग से जो कि आपका भारी स्मेल करे मिलाया गया है ना। उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 46, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए, अब ये जो लिखा है ना कुंडली का मतलब क्या होता है, जो ऐसे करते हो आप, ये ऐसे 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 ऐसे, ये कुंडली होता है, राइट। तो वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हो जो हीटर में जो तार का प्रयोग होता है वो होता है नाइक्रोम।
क्या होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, उसके बाद देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 वाला कि कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तो भैया ये क्या थी, तांबा थी। सबको पता है कि जो पहले मनुष्य ने जो मेटल यूज किया था वो कॉपर ही यूज किया था। ठीक है, 48 नंबर देते हैं, क्या है, कमरे के तापमान में जो धातु तरल रहती है, मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में रहती है, पानी बन जाता है, वह धातु कौन सी है, तो वो हमारा पारा है ना, मरकरी जिसे बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, आप कहोगे सर इसका सिंबल Hg होता है। ठीक है, उसके बाद 49 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, तो क्या 49 की जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होती। क्या दिया क्वेश्चन, जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होती, तो वो होती है चांदी। राइट, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, सफेद फास्फोरस जिसे बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है, पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर नहीं रखाएगा तो जो ये सफेद फास्फोरस है ना, उसे बोलते हैं सोडियम। ठीक है, अगर ये पानी में नहीं रखाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये जल जाएगा। कौन, सफेद फास्फोरस। तो इसीलिए हमेशा इसको पानी में रखा जाता है ताकि एयर जो होता है ना वो वाटर में नहीं आ सके ना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है, वो होती है नाइट्रोजन। उसके बाद 52 कौन सा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वो मानते हैं अरस्तु को। ठीक है, 53 क्या है, बच्चे के लड़की होने के लिए वसंगति में मिले गुणसूत्रों के सही जोड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है, पिता से X और माता से X, दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ये बच्चे के लड़की होने की बहुत संभावना होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 54 वाला कि कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है, तो ये XY। कौन सा है गुणसूत्र, XY गुणसूत्र है। अब इसको बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होगे। राइट, उसके बाद क्या है 55 देखते हैं कि मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि आप ऐसा आई का पार्ट बताइए ना, आंख का भाग बताइए जिसमें क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है, ध्यान देना आपको। राइट, उसके बाद देते हैं 56 क्या है, बालों उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है, कौन सा भैया, ये है केरोटीन। क्या है, केरोटीन है ना। कहाँ कहाँ होता है, बालों में होता है, उंगलियों के नाखून में होता है, खुरों में और सींगों में होता है। क्या होता है, केरोटीन होता है। तो आजकल शैम्पू का जो प्रचार होता है ना, उसको आप देखो, उसमें क्या होता है कि बताता है कि आपके बाल एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, आप उससे ट्रक खींच लोगे। ऐसा ऐसा एड्स भी तो आता रहता है ना। आप देखो कि वो एक प्रचार है आता, उसमें लड़की होती है तो अपने बालों से वो जो एक भारी सामान होता है, ट्रक एकदम पूरा भारी सामान एकदम लदा होता है पूरा, वो उसको खींचती है ट्रक से अपने बालों से। तो बताओ अगर इतना मजबूत बाल हो जाएगा तो भैया हम तो कह रहे हैं उससे तो आप कुछ भी बना लो। ठीक है, तो ये सब प्रचार होता है ऐसा, तो इस पे ना जाए प्रचार पे। ठीक है, अच्छा भोजन खाएं, डाइट अच्छी लें, नींद अच्छी लें, टेंशन ना लें, पूजा करें, मन शांत रहेगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मिनामाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो ऐसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है, जो किस तत्व से प्रदूषित होती है, तो वो क्या है, पारा है। क्या है भैया, पारा। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद अगला क्या है कि मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है, जो कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना का पेड़। तो एक जो सिनकोना का पेड़ है ना, तो उससे जो दवा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं कुनैन। और इलाज
किया जाता है किसका, मलेरिया का। ठीक है। 60 वाला क्या है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है। भारत के संविधान के भाग चौथे और चौथे के जो पहला भाग है अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो वो कितने हैं, 11 किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 62 क्या है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है, तो आप सबको पता है कि जो ये जम्मू और कश्मीर का जो इशू था, मुद्दा था, वो अनुच्छेद 370 को हटा दिए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकबर के 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन ए अकबरी, अकबरनामा किसने लिखा था, तो वो लिखे थे अबुल फजल लिखे थे। कौन लिखा था भैया, अबुल फजल लिखे थे। आईने अकबर, अकबरनामा जिसे बोलते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है उसके जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके बी आर अम्बेडकर ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो भैया गुजरात है। गुजरात क्या होता है, सबसे बड़ी तटरेखा। तो अगर बात करूं कुछ इससे, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये भारत का मैप कुछ इस टाइप से होता है। प्रयास करता हूं बनाने का, अगर बन जाए, बहुत समय हो गया है, सिर्फ बना रहा हूं मैं, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बनाने के लिए। तो कहाँ पे गुजरात होता है, तो ये सब जो सीमा आपको दिख रहा है ना, ये सब जो सीमा दिख रहा है ना, वो सब सीमा दिख रहा है, ये सब जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका तट रेखा है ना, जिसके आसपास आप इस साइड जाओगे तो आपको वाटर मिलेगा, पानी, इस साइड पानी मिलेगा। तो इसके आसपास क्या होता है, पानी ही होता है ना। ठीक है। तो इसीलिए जो भारत से जो सबसे बड़ा राज्य बनाता है तट रेखा, वो कौन सा है, गुजरात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, देखते हैं कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, वो डेसिबल है। क्या है भैया, डेसिबल है। 67 क्या है कि भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है, तो वो कौन सा है, गरसोप्पा फॉल्स जलप्रपात, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं इसको, जोग जलप्रपात भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। उसके बाद 69 क्या है कि गैल्वेनीकरण, जिसको बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है, तो भैया जिंक जमा होता है ना, जस्ता। क्या जमा होता है, जस्ता जमा होता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या जमा होता है, जस्ता। कौन सी प्रक्रिया होती है, गैल्वनीकरण। ठीक है। 70 वाला क्या है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, तो जो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, तो उनका नाम दिया था विलियम बेंटिक, जो कि बहुत अच्छा। तो उस समय क्या होता, जो उस समय जो सती प्रथा था ना, वो क्या होता था कि उसमें जो, अगर मैं आपको बता दूं, जैसे दो फीमेल है ना, जैसे एक दो लोग है ना, एक मेल एक फीमेल, दोनों की शादी हो गई है, तो अगर मेल एक्सपायर होता था तो उसके साथ ही लोग उसको भी जला देते थे, किसको, फीमेल को। तो ये सही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये जो प्रोसेस था इसको बोलते थे हम क्या, सती प्रथा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। किससे, आयरलैंड से। उसके बाद देखते हैं सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, जो सिरके का रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक ना, ये होता है फार्मूला किसका, एसिटिक एसिड का। उसके बाद क्या है,
हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका यूज कब होता है? जैसे आप मान लो कि कहीं पे दंगा फसाद हो गया ना, और जो क्राउड है, भीड़ है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारी फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करती हैं। और उससे क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं दंगे फसाद करने वाले, वो सब क्या होते हैं कि भाग जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक ना। अगला क्या है उसके बाद? तो अगला क्वेश्चन क्या है 74 वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है ना, जिसको हम आत्मा के समान मानते हैं, वो कौन सा संविधान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। तो ये आपको ध्यान देना है, जिसे बोलते हैं संविधान की आत्मा, अनुच्छेद नंबर 32 को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 75, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो अध्यक्ष लेते हैं ना, उसके अध्यक्ष संसद के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है ना, मतलब क्या होता है छुआछूत, इसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ये किया गया है अनुच्छेद नंबर 17, आर्टिकल 14, सॉरी 14 नहीं, आर्टिकल 17 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में क्या किया था? तो 1951 में क्या किया गया था कि जो संविधान का जो पहला अमेंडमेंट था ना, संशोधन था, वो 1951 में किया गया था। और 1951 में आपका आम चुनाव भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के 245 जो मेंबर हैं, उसमें से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड होते हैं? वो उनको जो संख्या है ना, उनकी संख्या है वो 12 है। कितनी भैया? 12 है, राइट। उसके बाद 79 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग किस राज्य का जो जनसंख्या है वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व है, वो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। तो वो किसका है? बिहार का, ठीक है। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे क्या है, हाई पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 80 क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भैया उसका नाम गोदावरी है। आप सभी जानते हो गोदावरी नदी के बारे में बहुत ही अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 81 क्या है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जी। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? तो आप इसे क्या समझते हो कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को क्या करना, दोनों क्षेत्र को अस्तित्व को बस हम क्या समझते हैं, दोनों क्षेत्र के अस्तित्व को क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं, ठीक है। अगर मेरा वॉइस इसमें थोड़ा फंस रहा होगा तो माफी चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, अभी इससे पहले मैं कम से कम 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, जिससे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है बोलने की थोड़ा सी बदल गई है, अजीब लग रहा है थोड़ा, तो फिर भी मैं बनाऊंगा वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और क्वालिफाई करना है। आप जानते हो अच्छे से कि कोई भी एग्जाम हो ना, उसमें आपका जो जीके जीएस है, आप सभी जानते हो कि उसमें जो जीके है, जीके जीएस आपका करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ना, आप सभी जानते हो। क्योंकि मैं भी हुआ हूँ, मैं भी असफल हुआ कितनी बार, मैंने आज तक बहुत सारी परीक्षाएं दी, बस 4-5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, कभी 7 नंबर, 4 नंबर से रह जाता है। तो इसका जो मेन कारण है ना, वो जीके जीएस ही है, ठीक है। तो आप इस सबको जीके जीएस पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। तो ताकि आप देखो, इसमें क्या होता है, कोई एग्जाम हो तो उसमें मैथ, रीजनिंग या आपका हिंदी इंग्लिश हो तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीके जिसमें आप देखोगे कि करंट अफेयर की बात करूं मैं, तो हर एक दिन कम से कम आपका 100 से ज़्यादा जो विज्ञान है, सारे विज्ञान में जीके है वो बन जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना जीके कौन पढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लूसेंट पढ़ो, लूसेंट को आप बेसिक से पूरा पढ़ डालो। आपको गारंटी देता हूँ ना कि 80% तक क्वेश्चन आप फंसा ले जाओगे एग्जाम में, आप फोड़ के आओगे, ठीक है। 80% क्वेश्चन लूसेंट से आता है, लूसेंट आपका बेसिक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे पढ़ोगे तो ये सही नहीं है, ठीक है।
बस बेसिक आपको स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दो ना, आपको उसमें से आप 80% क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, से बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मैं भी फर्स्ट 3 नंबर 4 नंबर से फेल होता हूँ, तो कभी कभी दुख होता है। तो आप जीके जीएस लूसेंट से पढ़िए, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है तो आप पढ़ सकते हो ना, जो लगे आपको कि मुझे नहीं आ रहा, ये जरूरी है, मेरे को करना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है। देखो 83 वाला कौन सा है कि कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने का व्याख्या करता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है ना, व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है। तो भैया उसका नाम क्या है, पास्कल का नियम क्या करता है, जो ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, उस पे वो काम करता है, पास्कल का नियम, ठीक है। 84 वाला क्या है कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। परमाणु सम्मेलन, क्या बोलेंगे, परमाणु सम्मेलन बोलेंगे, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। अगला क्या है, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी, वो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ठीक है। जिससे आपकी जो भोपाल की ट्रेजेडी हुई थी उसमें बहुत लोग की जो जान चली गई थी, ठीक है। बहुत ही डेंजरस गैस है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद 87 क्या है कि हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं का नाम क्या था, तो एक का नाम था विल्बर और एक का नाम था ऑरविल राइट। 88 कौन सा है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो वो बोले थे बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था इसको, ठीक है। 89 क्या है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी जो इरिगेशन की नहर है ना, वो कौन सी भैया, इंदिरा गांधी नहर है। 90 वाला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो 180 डिग्री को क्या मानते हैं, देशांतर मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, देशांतर मानते हैं। 180 डिग्री देशांतर को क्या मानते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, ठीक है। अगला क्या है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था भैया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि 92 वाला कौन सा है, 92 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था वो लागू हो गया था, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, भारत के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं भैया, ये भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। 94 वाला क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 21, इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ ना, जीवन का अधिकार। ये आर्टिकल आपके 21 में दिया गया है जीवन के अधिकार के बारे में, ठीक है। 95 क्या है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भैया 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जिससे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के नाम से है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 360 के तहत वो क्या कर सकते हैं, आपातकालीन वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, ठीक है। स्थापना कब हुई थी भैया, 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है, तो उसका नाम है विकिकरण। क्या नाम है, विकिकरण द्वारा क्या करता है, वो गर्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद देते हैं 99 वाला क्या है, पीतल किसका एक मिश्र धातु है, मतलब पीतल किस किस धातु को मिला के बना, तो भैया पहला आपका जस्ता है, दूसरा आपका तांबा है। जब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। अगला क्या है, 100वें क्वेश्चन पे जो हमारा सेंचुरी है वो
पूरा होने वाला है। ठीक है, क्या दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। क्या होती है भैया? फीमर। ये यहाँ पे होता है ना, अगर आप देखो तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे हम लोग का होता है लेकिन नाम, नीले कैसे होता है, थोड़ी ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ऐसे लेग पीस दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से होता है। तो ये जो पार्ट होता है ना बोन, आपका ये वाला बोन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं फीमर, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के समीप, सॉरी समीप नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा, एक मिनट, ठीक, क्या दिया होगा कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो वो माना था गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। ठीक है, 103 क्वेश्चन कौन सा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी जो नदी है उस पर कौन सा बांध है भैया? हीराकुंड बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे 104 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, 105 कौन सा है? हाँ, 105 कौन सा है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है भैया असम में। ठीक है, 106 कौन सा है? 106 वाला क्या है भैया कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, किससे भैया? भाग 4 से। उसके बाद आता है 107 नंबर, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? रिट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी आपकी आपातकालीन स्थिति पड़ गई ना, इमरजेंसी स्थिति पड़ गई, तो उस टाइम में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं ना, जिससे क्या हो कि बहुत कम लोगों का क्या हो, नुकसान हो सके। ठीक ना, तो क्या दिया हुआ कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5। कितने टाइप भैया इसके? 5 टाइप हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है कि धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो भैया केवल लोकसभा में आप धन विधेयक को कर सकते हो, पेश कर सकते हो, और आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो अगला क्या है देखते हैं। अगला 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 क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? 109 वाला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई थी? तो अनुच्छेद 61 में क्या होता है कि महाभियोग से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है, आर्टिकल 61 महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, बस इतना याद कर लो। एग्जाम में प्रश्न आ गया, सीधे फोड़ के आओगे, एग्जाम को सर फोड़ दोगे। ठीक है ना, एग्जाम की खोपड़ी में सीधे छेद करोगे। आर्टिकल 61 किससे है? महाभियोग से, राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उससे, उनके द्वारा क्या होता है कि जो भारतीय राज्य के राज्यपाल है उनकी अपॉइंटमेंट होती है ना, नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 111 क्या है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। 112 क्या है? संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर, जिसे बोलते हैं जीएसटी, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत की? तो 101वां संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा एक्ट था भैया? अधिनियम था 2016 अधिनियम के तहत। ये भी आ सकता है कि भैया सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुई? तो भैया वो लागू हुई आपकी असम में। कहाँ पे? असम में लागू हुई। और सबसे जो पुराना राज्य है, सबसे लास्ट राज्य है जहां पे जीएसटी आपकी लागू हुई, सबसे लास्ट में, तो भैया वो जम्मू एंड कश्मीर में हुई। ठीक है, और क्या पूछता है? और पूछता है कि, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूं, वेट 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 वेट, ओके। ठीक है, तो जीएसटी में जो
जीएसटी नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है? क्योंकि आप सर ये 15 नंबर का होता है। जो जीएसटी का कोड होता है वो 15 नंबर का होता है। और जीएसटी क्या होती है? 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक ना, और एक टाइप का जीएसटी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और जीएसटी में जो मेंबर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 33। कितनी होती है भैया? ये होती है 33, ठीक है, राइट। और एक बात जीएसटी से संबंधित है, आप सुनिए। अच्छा, आपको पता है ना जीएसटी की 4 दरें हैं। अगर मैं बात करूं जीएसटी जो है ना, जीएसटी की 4 दरें हैं, तो 0%, 8%, 18% और आपका इवन लास्ट वाला 28%, ठीक है। तो ये जो चारों दर है ना वो लगाते हैं, इससे अधिक आपका दर लगेगा ही नहीं जीएसटी के अलावा, ठीक है। जीएसटी का ये रेट है 0%, 8%, 18%, 28%, ठीक है ना, याद करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक सवाल है कि सबसे ज्यादा जीएसटी किस चीज पर लगाई जाती है? सबसे ज्यादा जीएसटी बताओ। कहोगे सर सबसे ज्यादा जो जीएसटी लगती है वो लगती है सर वाइन पे, जिसे आप बोलते हो शराब। इसे पीने के बाद समझ नहीं आता भैया कहाँ जाना है, ठीक है, समझ नहीं आता कहाँ जाना है और क्या करना है। पीने के बाद आदमी पूरा एकदम सीना तांग के चलता है, ठीक है। तो वाइन पे क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है। कितना परसेंट लगता है भैया? 13 से 18% लग जाता है जीएसटी। किस पे? वाइन पे। अब आप सोचो, अगर आप अपने आसपास में लोगों को देखते हो कि पी के अपने फैमिली को पीटते हैं या फिर अब्यूजिंग करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, गुस्सा लगता है कि काश ये जो दुकान है ना, शॉप्स हैं इस वाइन की, वो बंद हो जाए। लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, वाइन को बंद करेगी, तो वाइन पे सबसे ज्यादा जो जीएसटी मिलता है वो उसको मिलना बंद हो जाएगा, जिससे आर्थिक व्यवस्था में कमी आएगी। और सरकार ये चाहती नहीं है कि मेरे भारत में ये आर्थिक व्यवस्था की डिफिशियंसी आए, कमी आए, ठीक है, वो चाहेगी नहीं, तो इसीलिए वो शराब को बंद ही नहीं करती है। आपने सुने होगा कि सरकार ने इसकी दुकान बंद कर दी, शराब वाली, मतलब भारत में जितने भी वाइन के शॉप है वो सब बंद हो गए। नहीं, अगर बंद हो जाएंगे तो भैया जो यहाँ पे ड्रंकर्स वो पी के कैसे लौटेंगे नाली में, हैं? जरूरी है ना लौटना नाली में। तो भैया सबसे ज्यादा जो जीएसटी लगता है ना वो लगता है वाइन पे लगता है, 13 से 18% लगा देते हैं, ठीक है। और एक चीज, सोना पे कितना लगता है जीएसटी? अगर बात करो गोल्ड पे, तो भैया जो गोल्ड है ना, गोल्ड सोना जिससे आप पहनते हो हाथ में, सर में, पैर में, गले में, बाल में, नहीं बाल में नहीं, गोल्ड है ना। अब गोल्ड में क्या होता है कि 3% जीएसटी लगता है, 3%। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जीएसटी से संबंधित कर सकते हो, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा जीएसटी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु को किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था अपना राजनीतिक गुरु। कौन? गांधी जी ने माना था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। फिर से आ गया क्या? मैं लग तो है फिर से आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। हम थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हाँ, हमें करना था 113 से स्टार्ट, राइट, 113 नंबर। तो तापमान का एसआई क्या है, इकाई क्या है? तो आप कहोगे सर तापमान का जो टेम्परेचर की इकाई है वो केल्विन है, ठीक है। और जो सबसे अच्छा फार्मूला होता है ना नापने का टेम्परेचर को, तो आपको सर C/5 F माइनस 32, ओ एक मिनट, आई कैन नॉट राइट देयर, लेट मी राइट। क्या होता है? F/5 इज इक्वल टू C माइनस 32/9, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अगर कहीं गलती हो तो बता देना, ना, ये होता है फार्मूला निकालने का, केल्विन में करने का, केल्विन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने एक मिनट, ओ लेट मी साइड इट, वेट, ओके। इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर है ना, जिससे हवा के बल, वेग और गति, मोशन के बारे में आप अच्छे से मेजर कर सकते हो उसको, राइट।
उसके बाद देते हैं 115 वाला क्वेश्चन क्या है कि पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे, ठीक है ना। कौन सा होता है? जैसे आप कहीं पे जा रहे हो ना, आपकी कार है, आपकी जब कार हो, चाहे आपकी कार हो चाहे बाइक ना, मान लेते हैं ऐसे, ये कार बाइक, यहाँ पे अगर क्या लगा होता है आपका, लगा होता है शीशा उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि आप जब यहाँ पे बैठो, अगर पीछे कोई लड़की है तो आप देखो इसको, सॉरी लड़की नहीं और कुछ मतलब गाड़ी भी देख सकते हो, ठीक है, सबके में भी चॉइस होती है। तो ये जो कार में ना, कार में आपका मोटर बाइक में जो लगा होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? सॉरी, कौन सा होता है मिरर? उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस बात को छोड़ो यार, पीछे मत देखा करो यार कुछ, ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है कि वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर क्या मिलाकर कठोर किया जाता है? 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं, ओह सॉरी, थोड़ा पीछे आ गया, ओहो 1 मिनट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि भागड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उसका नाम है सतलुज नदी पे बनाया गया है। उसके बाद भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तिलहन से। 135 क्या है कि झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? तो भैया यूरेनियम, क्या है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्या है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको सर राजस्थान है सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? 1 मिनट। तो ये जो सुनामी है ना, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? समुद्र तल में भूकंप। क्या होता है? समुद्र तल में भूकंप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? आप कहोगे सर उसे बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल से वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उनका भैया? वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, राइट। देखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल में बहुत डिफरेंस है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी आपको एग्जाम में आप ऐसे समझ नहीं आता कि क्या करें, गवर्नर है एक साइड, गवर्नर जनरल है, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत बड़ा है इन दोनों में, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, इस तरफ स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है वो अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध है ना, वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी है भैया? कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेकुलरिज्म बोलोगे। फिर आता है धर्म निरपेक्ष और अखंडता, ठीक ना, ये सब शब्द शामिल किए गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी हैं। कौन है भैया? भारत के महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद देते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि सीसा भंडारण बैटरी लिड स्टोरेज सेल, समझ रहे हो ना, सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है। अब भैया अगर बैटरी हो तो बैटरी बिना H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के वो चलेगी ही नहीं, आप कितने भी प्रयास कर लो वो चलने वाली ही नहीं है। आप जब तक उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालोगे वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्या है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? ए भी पॉजिटिव है, सबको पता है। फिर 140 थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबेर कप किस से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल के संबंधित है, ठीक ना। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, आपको ध्यान देना है, राइट।
फिर आता है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये जो बौद्धों की धार्मिक बुक है ना उनका नाम त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। जैसे हम लोग का जो धार्मिक पुस्तक आपको इस तरह क्या है, रामायण है ना, गीता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भारत में किस क्या बोल दे रहा हूँ यार, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन को जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। और जो ये लॉर्ड रिपन है ना, अगर मैं इसका फेस बनाऊं कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे उदास क्यों पता है? क्योंकि जा में ना लास्ट में जाके इसका खात्मा होता है। उसके बाद क्या है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। अब आपका 150 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगा ना वो आपका 151 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरी कंडीशन हो गई है ना वो बहुत, जान लो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो अगला जो वीडियो लेके आऊंगा ना मैं 151 से लेके आऊंगा आपका 300 तक। ठीक ना, तो इसमें आपका एक से लेके क्या हो गया, A1 2 लेके 100-150 तक हो गया। ठीक ना, इसके बाद आपका लेके आऊंगा 151 से लेके पूरे 300 तक ना, फिर 150। राइट। तो संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का संशोधन कौन से अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। ठीक है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। राइट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, आपको लगता हो कि नहीं मैंने कुछ सीखा है नया, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, भैया आपकी मर्जी है। राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।